कल मेरे से कहा गया कि मौलाना साहब की पूरी तकरीर नहीं देखी, मैंने आज वो पूरी तकरीर भी देखी जितनी कोई अवेलेबल थी। मोबाइल में रखा हुआ हम चलाते नहीं है टीवी पे। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस मलिक साहब जो बात उन्होंने की अल्फाज का चुनाव, और बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि अल्फाज का चुनाव बहुत मोहतात तरीके से करना चाहिए जब आप इतने बड़े स्टैचर के लीडर हों और इतने लोगों की फॉलोइंग आपके साथ हो। आप अगर ये कह दें किसी की शहादत को, किसी की उस शहादत के जज्बे को उसकी सैलरी के साथ इक्वेट करें, या वो तशबीह आप देना चाहें या दें, और उसका मतलब जिस तरह अखज़ किया गया और पूरी कौम की दिल आज़ारी की गई और हुई, तो मैं आज भी कहता हूँ मौलाना साहब को वाक़तन बसाद एहतराम अपने वो अल्फाज वापस लेने चाहिए और मौलाना साहब को शहदा की फैमिली से माजरत करनी चाहिए। दिल दुखे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े और वजाहत करें, बड़े स्किलफुल पॉलिटिशियन है। वो अगले एक दो रोज में मुझे लगता है किसी कई बैठे हुए किसी बयानिए में ये बात कह देंगे, वजाहत कर दें कि अगर मेरा ये मकसद नहीं था, अगर दिल आज़ारी हुई है तो मैं उनसे माजरत करता हूँ, मेरा मकसद या मतलब ये था। ये कहते हैं कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे ख्याल से जब ज़ियाउर रहमान साहब कह रहे हैं ना कि मौलाना साहब का मकसद ये था, तो आई थिंक हमें वो कर लेना चाहिए। क्यों हम खामा पड़े हैं, मतलब मुझे तो नहीं लगता नहीं इसको इशू बनाना ही नहीं है। देखिए शोहदा सबके लिए कोई भी पार्टी, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ये कहे किसी को ना होता ये शोहदा इस तरह, ये अगर आप किसी की शहादत को सैलरी से इक्वेट कर रहे हैं, ये और असल मसला ये हमें उन पे देखे ना, अगर वो कह रहे हैं कि जी हमारा सर का ताज है और आंखों का नूर है, तो देखे ना ये तो तर्जुमानी कर रहे हैं ना एक पार्टी की। ऐसा मैं बैठा हूं तो मैं तो मुतालबा करूं, जिन लोगों ने मौलाना साहब के बयान को सियाक व सबाक से हटकर अखज़ किया है, फैलाया है, उन्होंने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की है, वो इस पर माफी मांगे। ये आपके साथ बैठे इनसे कहें मुझे क्यों बता रहे हैं, नून लीग वाले आप पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जितनी हम इस पे बहस करेंगे, मैं शहीदों का वारिस हूं, मैंने सैकड़ों जनाजे एक दिन में उठाए हैं नदीम भाई। बाजवड़ में शौकत यूसुफ साहब के कुर्ब जवार में है, एक दिन में हमने 100 जनाजे उठाए इस पादाश में कि वो हमें कहते हैं आप आईन की बात करते हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप मुर्तद हैं, आप काफिर हैं। हम और आते हैं वो खुदकुश धमाका करते हैं, हमारे 100 से ज्यादा कारकुन एक जलसे में शहीद होते हैं, हमारे उलमा शहीद होते हैं। मैं तो शहीदों का वारिस हूं, मैं तो शहीद के बारे में बात नहीं कर सकता। ये देखिए हम अपने जो शोहदा फैमिली है ना उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो ये समझेंगे कि अच्छा हमारे बारे में ये कहा जा रहा है, तो आई थिंक इसको नहीं ख्याल है कि इसको ज्यादा अगर तर्जुमान कह रहे हैं कि जी हमारा हरगिज ये मकसद है, तो आई थिंक इस चीज को बस बेहतर ये है कि जिसके मुंह से अल्फाज ये निकले, ये तो क्या बात वो खुद ही क्लियर कर देना। देखिए और कुछ नहीं, क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मतलब ये मकसद नहीं था, ये आप लोगों ने गलत अखज़ कर लिया, गलत आपने मतलब। आज तक मियां नवाज शरीफ के उन बयानात का जो अफवाज के खिलाफ दिए हैं उनकी वजाहत उन्होंने खुद की है, वो उसी पे स्टैंड करते हैं। उन्होंने तो कोई ऐसी बात जो बयान दिए मैं चलाऊं, आप चला सकते हैं, आप चलाएं। वो हम ये कह रहे हैं जो साहब ने बयान दिए हैं आप वो चला सकते हैं, वो स्टैंड करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने यही कहा ना जब उनको बयान लगाया, तो उन्होंने कहा ये फलां डिक्टेटर की हुकूमत थी और उसमें मैंने बात की। फौज क्या नहीं थी, जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, जब उस टाइम 2002 की असेंबली की बात हो रही है, डिक्टेटर उस वक्त आप देखें कि उस वक्त ख्वाजा साहब ने कहा कि मैंने उस वक्त तकरीर की थी। अगर किसी ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया हो या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही हो, हुकूमत बना या गिरा रही हो, फिर तंकीद करना तो आप करें, तो सियासत के अंदर आ गए आप उनके अल्फाज, लेकिन शोहदा के ऊपर तो बात है, शोहदा के ऊपर बात हो सकती है। जो गुजरावाला जलसा में जो नवाज शरीफ की तकरीर थी उसकी वापस लिया। देखिए मैं उसमें इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने अगर जो हकायक है वो सबके सामने है, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कमर जावेद बाजवा साहब आप जिम्मेदार हैं, यही कहा था, यही कहा था फैज साहब आप जिम्मेदार हैं, यही कहा था, देखिए यही कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि वो अपनी बात पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर वो अपनी बात पे स्टैंड करते तो मेरा ख्याल नहीं है कि आज हुकूमत होती। एक सेकंड नहीं, लेकिन उस वक्त भी सिचुएशन ये थी ना कि 2018 के इंतखाबात के ऊपर जैसे 24 के ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात है, तो नवाज शरीफ के भी थे, तो वो क्रिटिसाइज सियासी मैदान में कर रहे थे, बिल्कुल करते थे और डायरेक्ट इनको किसी शहीद फैमिली को या किसी शहीद को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा तो उन्होंने नाम लेके कहा, और क्यों कहा वो आपके सामने है। हमारे मजहब का, हमारे ईमान का एक हिस्सा है शहादत, हमारे ईमान का, हमारे मजहब का एक हिस्सा है, हम वारिस हैं। उसमें किसी फौज का, किसी पार्टी का, किसी कोई आपके साथ बरादरी में शहादत नहीं हुई है ना, हमारे सिविलियंस में शहादत, वो बंदा जान देता है उस अल्लाह की खातिर। पॉलिटिकल टैक्स पेयर्स के पैसों से
पार्लियामेंट के मेंबर भी तनख्वाह लेते हैं, यही मरात लेते हैं, किधर से आते हैं ये पैसे? ये टैक्स के पैसे, लोगों का पैसा है जो टैक्स दे। आप ये कहें कि आप अगर टैक्स पेयर्स के पैसों पे मरात भी लें, आप तनख्वाहें भी लें, तो फिर किसी और शहादत जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है, एक दिल का जज्बे की बात है, और उसमें आप इक्वेट करते हैं सैलरी का, ये नामुनासिब। हम तो तनख्वाह भी नहीं लेते फिर भी शहीद होते हैं, कौम के लिए शहीद होते हैं। सर किधर से तनख्वाह नहीं लेते? बात ये पार्लियामेंट में मुझे बताएं ना, गाड़ियां किधर से आ जाती हैं? आप मुझे बताएं, शेख उल-हदीस मौलाना इदरीस सब शहीद हुए हैं, कौन सी तनख्वाह उनको देते? सर पार्लियामेंट में हमारे तमाम उलमा जो शहीद हुए हैं, बाजौड़ में शहीद हुए, कौन सी तनख्वाह उनको देते थे? बात ये है, मैं आपसे पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, एज एमएनए जो लोग तनख्वाह लेते हैं, मरात लेते हैं, मिनिस्ट्रीज में है, महकमों में है, वो लेते हैं। तो नहीं है ना, लाखों लोग शहीद हो रहे हैं। ये इसकी जिम्मेदारी भी रियासती जो पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, वो भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आज आप देख रहे हैं ना कि जो हालात बन रहे हैं, अब हम कहें कि जी सुबह हुकूमत नाकाम हो गई अमन, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है उसमें कितनी नाकामी हो रही है फेडरल गवर्नमेंट की, कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। एक मेरी आप सारों से दरख्वास्त है, बीइंग पाकिस्तानी भी, बीइंग मुस्लिम भी, जो जान अल्लाह की राह में देते हैं हम लोग, बेशक किसी फील्ड मार्शल की जात के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं है, किसी शहबाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान की, अल्लाह की राह में बंदा जो जान देता है, उसको कभी तराज़ी का वजह ना बनाए, ताकि कुर्बानी जो जान की दे रहा है उसका एक दर्जा है, वो बहुत ऊंचा है, तो उसको किसी बहस मुबासे में हम नदीम भाई, मैं यही कहता हूँ, हमारे अल्फाज जिन लोगों ने इस तरह के अल्फाज को अपनी मर्जी से अखज़ करके उसको इस्तेमाल किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। ये कह रहा हूँ कि इसको ज्यादा इसलिए कि वो जो फैमिली है ना, वो वैसी हर्ट होगी कि भाई हमारे बारे में क्या हो रहा है। बहुत बड़ा दर्जा उनका, बहुत बड़ा दर्जा मजहब ने उनको दिया है, इसमें मैं कौन हूँ, आप कौन है। अल्लाह ताला जिनको कहते हैं कि वो शहीद जो है वो जिंदा है, वो उनको मुर्दा मत कहो, इससे ज्यादा क्या बात, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या बड़ी बात हो सकती है? तो उसमें हम बहुत छोटे हो जाएंगे अगर उनके लिए आपका हुकूमत के पास कोई इशू नहीं है, तो इसको इन्होंने इशू बना दिया। नहीं, इशू है, इशू नहीं है साहब। आप देखिए ना मुज़ाकरात की, कल तो बड़ा चैलेंज दिया कि आज बैरिस्टर गौहर भी आएंगे, आज अचकज़ई साहब भी आएंगे, आज असद कैसर साहब भी आएंगे, सारा दिन मैं और तारिक फजल चौधरी साहब पार्लियामेंट में थे, कोई एक बंदा नहीं आया। ये पार्लियामेंट के आपने किसको दावत दी थी? ये कल रात को एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में, चैनल के बयान के बाद क्या आपने बैरिस्टर गौहर को इनवाइट किया था? मुझे नहीं करना था, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के मेंबर जो सिटिंग एमएनए हैं, स्पीकर चैम्बर में अगर पीटीआई और पीएमएलएन के मुज़ाकरात हों तो ये स्पीकर चैम्बर से कॉल जारी रही थी बैरिस्टर गौहर को, मौलाना फजल रहमान को, यही कह रहा हूं, महमूद अचकज़ई को, क्या हो भाई बातचीत करनी है। मैंने स्पीकर साहब से भी राब्ता किया, मैं अगले दिन उन्होंने कहा चलें आप पार्लियामेंट आए, स्पीकर ने दफ्तर आए, स्पीकर ने इन्वाइट किया उन्हें। देखिए स्पीकर के इनवाइट करने का नहीं बनता, तो मैंने यही कहा कि मुज़ाकरात की दावत बैरिस्टर गौहर खुद को इनवाइट कर ले, बैरिस्टर गौहर ने, इनके शफकत अमान साहब है, सारी हुकूमत ये टॉक शो में हुकूमत चला रहे हैं, आप हुकूमत है, आप हुकूमत है, तो फिर ये ऐसे चैलेंजेस ना देना कि हम मैं उनको सबको लेके आऊंगा और फिर जो है आपका काम है आप इनवाइट करें, फिर वो बंदे से पूछें कि भाई तुमने वादा किया था, वज़ीर आज़म ने इनविटेशन दी, सब लोगों ने दी, वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस इन्विटेशन दी, हर 2 महीने बाद वज़ीर आज़म साहब को हमारे दफ्तरों में एक लतीफ़ा है, वो कहते हैं वो चाय लेके आ, ये वो वाली दावत थी, चाय लेके आ। पाकिस्तान में अगर सियासी हमआहंगी पैदा हो जाए तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है। एजेके के अंदर जो मसला है, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पर थोड़ा सा भी अपना रोल अदा करती, कोई 2-4 मौलाना फजल रहमान कोई हफ्ता जाके वहाँ बिठा देते, कई मसले का हल करके आए तो हल करके निकल आते, कोई इतना बड़ी कोई मुश्किल साइंस नहीं थी जिसका अभी तक हल नहीं हुआ। और यही मसाइल हमें केपी के अंदर मिलते हैं, यही मसाइल हमें बलूचिस्तान के अंदर निकलते हैं, तो लोगों को एम्ब्रेस करें, बहुत सारे मसाइल तो वहाँ हल हो जाएंगे, थोड़ा मसला बचेगा जिसको आपको काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए डंडे के ज़ोर के ऊपर उन लोगों को सीधा करना है। तो दोनों चीज़ें चाहिए, कहीं पे आपको काइनेटिक भी चाहिए, कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस हमारा मिसिंग है। बैरिस्टर अकील साहब, ये एजेके के मामला हो या बाकी मामला तो इस मामले में आप लोग इनिशिएटिव लेने में या लीडरशिप दिखाने में अभी तक तो नाकाम है। नहीं मलिक साहब, मैं इस बात से कुली तौर पे इत्तेफाक नहीं करता, और उसकी वजह है, वजह उसमें ये कि जो उनका तर्ज तरीका रहा है, लीडरशिप दिखाई ना, 7 साल से तकरीबन उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, बिजली, आटा, गंदम, बाकी उनके ब्रिज, उनकी इंटरनेट सर्विस, उनके रोड्स, दीगर जो चीज़ें उनसे लीडरशिप की महारत ही होती है ना कि मसाइल का हल निकला था, अगर अटके हुए हैं अभी तो हल तो कोई नहीं निकला। जब 38 में से 35 आपके जो पॉइंट्स थे, जो नुकात थे, वो माने गए और आपके मुतालबात माने गए, तो मेरे ख्याल से 3 पे भी बात हो सकती थी। लेकिन कोई ये कहे कि हम सड़क पर निकल के जराओ घिराव करके वो मुतालबात मनवाएंगे, तो ये भी मुनासिब बात नहीं है।
उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने तरमीम करनी है। बिल्कुल, जो आपके नुमाइंदे, जब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका, अब नुमाइंदों से जो आपके होंगे, या आप खुद ये जैक वाले ही जब प्रोस्क्राइब नहीं हुए थे तो फिर ये कह देते उस वक्त कि बिल्कुल ठीक है, हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, और ये क्योंकि हमारा मुतालबा 12 सीटों वाला है तो हम पार्लियामान में जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इफेक्ट करेंगे और 2/3 अक्सरियत से जो भी फैसला होना है इन 12 सीटों का, उस पर हम जो मामला होगा पार्लियामेंट में हल होगा। देखिए, देयर इज अ वे टू डू थिंग्स। जब लॉ प्रिस्क्राइब करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है चीजें करने का तरीका का, तो आप फिर कहें कि नहीं, हमने सड़कों पर फैसला लेना है, तो ये भी मुनासिब। शौकत साहब, कोई सियासी हल था इस मसले का या सिर्फ वो डंडे वाला ही हल था? हुकूमत की नालायकी इसमें बहुत वाज़ेह हो रही है, क्योंकि सिर्फ इसमें के अंदर नहीं, मैं आ रहा हूँ, मईशत के ऊपर भी है। मईशत को तो बेड़ा गर्क है ना, मईशत तो है ही नहीं हमारे, बैठ गई है, बिल्कुल बैठ गई है। इतने कर्जे चढ़ गए हैं कि मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी अब ये कर्जे ही ख़त्म नहीं होंगे। और जो आपका तिजारती खसारा देखें, आपका एक्सपोर्ट देखें, ये जो कहते थे हमें कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, उस ज़माने में हमारी ग्रोथ रेट देखें 5 से ऊपर थी, आज जो है ना 2.5 से आगे जा ही मुश्किलों में डाल के गए थे। मैं अच्छे नहीं जो भी था, लेकिन एजेके पे वापस आ जाए, एजेके का हल क्या निकलेगा? देखिए, एजेके के हल के लिए अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पेशकश कर दी है तो आप तो हल ही नहीं कर पा रहे ना। जब आपके पास अपनी इतनी सलाहियत नहीं, आप तो कहते हैं जी मारो इनको, ये सड़कों पे आ गए, मारो इनको। हमारे पास वो लीडरशिप है जो इन मसाइल का हल कर सकती है, लोगों को गले लगा सकती है, जफ्फी डाल के साथ बिठा सकती है। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? लेकिन सबकी मजबूरियां मुझे नजर आ रही है। या तो इनके पास इख्तियार नहीं है। देखे ना, एक इमरान खान की बात आप ले ले तो अडियाला जेल में मुलाकात, क्या कौन सी मुश्किल, जफ्फी डालने वाला नहीं था। मुझे याद है वो कोयटा में वाकया हो गया था, बात कर रहा हूँ, तो वो कहता था बैठे रहो, बात कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान से एक मुलाकात ही करा देते तो बहुत सारी चीजें हल हो जाती ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एजेके की बात ये है, ऑनेस्ट लगता है कि यहाँ पर वो एक होता है ना, कहतुर रिजाल वाली कैफियत है। अपने लोगों से जफ्फी डाल के ना, वो पंजाब में तरीकाकार होता है, वो बैठक सीट डाल लेते हैं, चारपाइयों पे बैठ जाते हैं, हल कर लेते हैं मसला, इधर जगह करते हैं केपी के अंदर। अब कुछ ना कुछ तो करते ना, तो हल निकला था। हुकूमत में बैठे लोग किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही ट्रस्ट कर लेते, तो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है ना। अगर देखें ना, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया है कि जी मुझे अप्रोच हुआ है, मैंने इंटरव्यू सुना है कल, मुझे अप्रोच हुआ है और मुझे कहा गया है कि जी हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो क्रेडिट नहीं देना चाहते ना भाई। ये देख, मुल्क का मसला है, ये आपका मसला नहीं है। इस वक्त जो अगर एजेके जो है ना, ये तो एक सेंसिटिव इशू है ना, गिलगित बल्तिस्तान सेंसिटिव इशू है। आप किस है वो तो इंडियन एजेंट डिक्लेयर करना शुरू हो गया, तो ये तो सर, ये नाकामी सबसे बड़ी कहतुर रिजाल है। पाकिस्तान में लीडर नहीं जो सियासी तरीके से मफाहमत से कोई रास्ता निकाल सकते। बिल्कुल कहतुर रिजाल नहीं नदीम भाई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह शौकत भाई ने कहा, उनको एक्शन कमेटी ने अप्रोच किया, लेटर लिखा कि हम आपको सालिस तस्लीम करते हैं, आप जैसे उनके साथ मुज़ाकरात करके जो भी हल करेंगे, जो भी बात करेंगे, हमें कबूल होगा। मौलाना साहब ने उनको अप्रोच किया। अभी शौकत भाई कह रहे थे कि या तो इनके पास इख्तियार नहीं है, ये या हटा दें, बाकी बात ठीक है इनकी, उनके पास इख्तियार नहीं है। सियासी तौर पर मेरे ख्याल में शायद शहबाज शरीफ साहब के अंदर भी ये कमी नहीं होगी, शायद जरदारी साहब के अंदर भी ये कमी नहीं होगी। बाकी अपनी बात तो मैं छोड़ता हूँ कि हमें तो सालिस बाकायदा तस्लीम किया गया मौलाना साहब को, उनमें भी ये कमी नहीं है बात करने की। लेकिन असल मसला ये है कि मफादात हैं और उन मफादात के आगे उन्होंने अपने इख्तियार को सरेंडर किया। अकील सर, देखें, हमें अगर हमारे पास वाकई इख्तियार ना होता तो क्या जो कमेटी बनी थी और जिन्होंने जाके मुज़ाकरात किए इनसे, और फिर 38 में से दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में बात दोहराऊंगा, 35 मुतालबात मान लिए कि एक आपकी अदम तवज्जो सारी जगहों पे नजर आती है। बलूचिस्तान में 42-14 के ऊपर तो एक दिन जाके आपने कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले भी आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। ये वफाकी हुकूमत का काम है सर। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर वफाकी हुकूमत का भी काम, लेकिन उसमें पुलिस ने तो करना ही करना, लेकिन वफाक के बगैर नहीं है। पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर, सर बलूचिस्तान पे आ जाए पहले। बलूचिस्तान में तो पीटीआई वाले नहीं है, वहां पे भी नहीं चले। मैं यही कह रहा हूँ ना, सूबों की भी अब यही बात, फिर इट ऑल बॉयल्स डाउन टू नेशनल एक्शन प्लान के नेशनल एक्शन प्लान किसने करना है सर? आप ही ने करना। वहां पे सूबाई हुकूमतों ने कुछ करना है ना, खालिद सब कुछ जो है वफाक ने तो नहीं, मलिक साहब करना ना। हम ये कहते हैं कि कुछ तो करो, कुछ तो नेशनल एक्शन प्लान के वो 14 नुकात जब हमने एग्री कर लिए, सब जमातों ने एग्री कर लिए, सब ने माने और पॉलिटिकल पार्टीज ने ही ये तमाम तर मामला आगे रखा दिया,
फिर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? सर सारे सूबों के की बात कर रहे हैं ना, हालात जो है ना सर सारे सूबों के बहुत पतले हैं। पंजाब के अंदर आपको जो सूरत हाल इस वक्त नजर आती है, ये किसी वक्त हमारे लिए इतना बड़ा गले का फंदा बनेगी कि हमें सबको पछताना पड़ेगा। आपकी सीडी वो क्या बनी है, सीडीसी बोलते हैं उसको, सीसीडी, वो पता नहीं कोई 2-2.5 हज़ार बंदा फड़का चुकी है, पकड़ती है, बंदा ले जाती है, मोटरसाइकिल चोर भी पकड़ते हैं, रात को सुबह उसको जाते हैं वो और गोली मार के कहते हैं पुलिस मुकाबले में मारा गया। कोई तादाद निकाले बंदों की, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के पर्चे होंगे आपकी पंजाब हुकूमत के, नून लीग के लोगों के ऊपर होंगे और यही लोग जिन्होंने मारे ना ये गवाह बनेंगे। देखिए अगर कोई ऐसा कोजेंट कोई ऐसा अवेलेबल है, ये डेटा मुरतब होगा और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के केसेस बनेंगे, मरियम के ऊपर भी बनेंगे। और अगर देखें अगर ये माजी में भी बनते थे, अब दोबारा बनेंगे, अब डॉक्यूमेंटेड है सारा कुछ। जुडिशियल किलिंग का जिस तरह आप दे रहे हैं एलिजिडली, मैं खुदा के नाम तो देखें वो तमाम तर चीजें डेटा सामने आ जाएगा। अगर 2-3 हज़ार बंदा, ये मेरे ख्याल ह्यूमन राइट्स वालों ने कुछ मैंडेट जो है वो बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने बताया हुआ कि क्या है। और ये अगेन सूबे के लोग एक्सप्लेन करें पंजाब का, बिकॉज ऑब्वियसली लॉ एनफोर्समेंट जो है वो सूबों का भी उतना ही है मामला जितना अल्लाह ताला। अच्छा मैं सर मुझे एक बात करना है, ये जो अमन अमान की बात कर रहे हैं ना, आप यकीन करें जहाँ से दहशतगर्दी हो रही है उसको एक हर तरफ करें, बाकी पेशावर हो गया, मर्दान हो गया, या वहाँ जो स्नैचिंग और आपके पंजाब और सिंध के स्नैचिंग के अगर आप करें आपको पता चल जाएगा कि एक बॉर्डर लगी हुई है, उधर बॉर्डर लगी हुई है, रोज लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और आप कह रहे हैं जी सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये तो फेडरल गवर्नमेंट की तरह है, वजीर दाखिला कंट्रोल करेगी सर। नहीं मैं मोबाइल स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दहशतगर्दी की बात कर रहा हूँ। अमन अमान की जिम्मेदारी हमारी है, साथ मिलकर चलना चाहिए। वो तो देखे ना, देखिए सूबाई वजीर, आपका वजीर दाखिला कहाँ है, वाकया हो जाता है, कभी आया है वो किसी वाकये पे गया है खैबर पख्तूनख्वा, मुझे तो आज तक याद नहीं है। आप दावत दें उन्हें। नहीं यार सर जी, ये वजीर दाखिला इस्लामाबाद का है, सीडीए का है सर। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दोस्तों को अब तक, मैं माजरत के साथ बात करना चाहूँ, हमारे दोस्तों को अभी तक लॉ एंड ऑर्डर और इंसर्जेंसी जो है, दहशतगर्दी जो है, उसका फर्क समझ में नहीं आ रहा। यही तो मसला है। ये दोनों विफाकी सूबाई हुकूमतों दोनों का जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई हिकमत अमली तश्कील देंगे तो काम होगा। इसकी वजाहत नहीं आपसे ऑन एयर मांग सकता, इसलिए मैं इसको यहीं पे ये जो आप बोल रहे हैं दरमियान वाला जुमला, इसको मैं गोलमोल रहने देता हूँ। लेकिन आपको एक दरखास्त पेश करता हूँ, ये वफाकी काबीना के जितने लोग हैं ना, आप इनको 1 हफ्ते के लिए मुसलसल कोयटा में दावत दें और वहाँ इनसे डिस्कशन करें। इनमें से आधे से ज्यादा आएंगे नहीं, आप दावत दें इन सबको, JUI वाले ऑर्गेनाइज करें। पेशावर नहीं आते? नहीं सर, आप कोयटा में, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब सारी वफाकी काबीना को 1 हफ्ते के लिए आप सरकारी खर्चे में दावत देंगे, फ्री में है। हमारे साथ वजीर आला KP मुआवनत करते हैं इस दहशतगर्दी के तमाम तर काउंटर टेररिज्म के मामलात के ऊपर, उसी टाइम PTI वाले उनकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, इनकी काबीना के लोग, इनके सोशल मीडिया किसकी टांगे खींचते हैं? अपने वजीर आला KP के। यही बात है, वहां पे उनको एक वहां से बम्बारमेंट शुरू हो जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, मुलाकात के बाद या काउंटर टेररिज्म के मामलात के ऊपर मुआवनत पे। नहीं वैसे सुहेल अफरीदी को ऐसी कौन सी शर्म थी कि छुप के मिलने गया था, अनाउंस करके सीना तान के मिलने गया था। ये मसला मुस्लिम लीग का थोड़ी, ये तो PTI का, सुहेल अफरीदी का मसला है, वो निपटे फिर।